चाहिए। माननीय राजेश्वर राव जी को मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा कि बहुत कम समय के अंदर उन्होंने बड़ी मुहिम कर्नाटक में शुरू कर दी है। वहाँ के संत समाज को भी मैं धन्यवाद कहूँगा, जो लिंगायत समाज और बहुत अलग अलग दूसरे भी समाज के संत जुड़ रहे हैं, और कनेरी मठ के स्वामी जी भी जो कर रहे हैं। लेकिन राजेश्वर राव जी, आपने मुहिम को एकदम डीप में अभ्यास करने का प्रयत्न किया है, वो हमें बहुत पसंद आया। और सभी किसान मित्रों को मैं यही विनती करूंगा कि जो करे सटीक करे, बहुत ही डीप में अभ्यास करके करे। तो मैं बहुत आनंदित हूँ कि 20 दिन पहले ही आपने जो इंटरव्यू शायद लिया था, सॉरी यहाँ पे फेसबुक लाइव किया था, तो 70,000 लोगों ने देखा। यहाँ से गौ कृपा अमृतम आया वहाँ पे, और बड़े पैमाने में वो डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, और पूरी फ्री चेन है। वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने ये सारे हमारी रिक्वेस्ट को आपने आगे बढ़ाया, और पूरी जगह पे सब घर का खर्चा करके सब लोग फ्री पहुंच रहे हैं। और ज्ञान के साथ, ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर अच्छे से आपने इसको बरोबर चलाया नहीं, कि आधा अधूरा किया तो परिणाम नहीं मिला, तो गाय का ही कार्य थोड़ा, गाय का कार्य अगर अधूरे ज्ञान के साथ गए तो सफलता का संभावना आगे पीछे हो सकता है। तो मेरी विनती है कि जो भी करिए पूरा समझ के कीजिए, भले छोटा कीजिए, लेकिन सटीक कार्य करने का प्रयत्न करेंगे तो ज़्यादा आनंद होगा और वैसे ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। चलो अपन प्रश्नोत्तर आप ही दीजिए। तो गौ कृपा अमृतम वहाँ पे आया, और कुछ किसानों को परिणाम बहुत अच्छा मिला हुआ था कर्नाटक में और सभी अलग अलग राज्यों में। तो उनके जो मुख्य प्रश्न आए हैं, वो प्रश्नों का अभी हम सेशन शुरू करने का प्रयत्न करते। पहला प्रश्न है, अगर हम पूरे भारत में गौ कृपा अमृतम को बढ़ावा दे रहे हैं तो लोग देसी गायों को रखना बंद कर देंगे क्या? उन्हें लग सकता है कि खेती के लिए सिर्फ गौ कृपा अमृतम ही पर्याप्त है। नहीं मित्रों, हमने स्पष्ट कहा है, आखिरी शिविर में भी बोलते हैं, हमारे लास्ट लाइव शिविर में भी बोला था कि सिर्फ गौ कृपा अमृतम से कुछ नहीं होगा, टेम्पररी परिणाम मिलेगा। देखो, गौ कृपा अमृतम ना अच्छे बैक्टीरिया है बड़े प्रमाण में। वो बैक्टीरिया का भोजन क्या है? कार्बन है। कार्बन क्या कहाँ से उपलब्ध है? तो वनस्पति के कचरा में से भी होता है और गोबर से भी कार्बन का प्राप्त होता है। तो वनस्पति के कचरे के अंदर 20 कंपाउंड है और गोबर के अंदर 1200 से ज्यादा कंपाउंड है, और वो भी शुद्ध देशी गाय का ही गोबर। विदेशी गाय के गोबर में ये नहीं है, भैंस के गोबर में ये नहीं। तो देशी गाय का गोबर इसमें लगना ही लगना है। तो इसमें सिर्फ बैक्टीरिया चलेगा ऐसी बात ही नहीं है, और चलाया तो लंबा परिणाम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने सिर्फ बैक्टीरिया डाला, गोबर डाला ही नहीं खेत में, तो कार्बन मिलेगा नहीं, तो फिर बैक्टीरिया खाएगा क्या? तो मेरी विनती है कि हमने जो हमारी शिविर अभी वीडियो पे यूट्यूब पे लॉन्च करी है, 3.25 घंटे का वीडियो है, सरल 5 चरणों में गौ कृपा अमृतम आधारित खेती, उसको भी देखे। माननीय राजेश्वर राव जी ने जो पहला फेसबुक पे किया, उसमें भी डिटेलिंग दिया हुआ है कि क्यों देशी गाय इसके लिए जरूरी है। तो देशी गाय का गोबर उसका खुराक है, तो देशी गाय दूध नहीं देगी तो भी उसको गोबर के लिए रखना ही पड़ेगा। तो सिर्फ बैक्टीरिया चलेगा पूरा देश में, ये बात नहीं है। इसमें देशी गाय लगेगी और देशी गाय की छाछ भी लगेगी, तो उसके लिए उनको गाय रखनी पड़ेगी, और हकीकत गाय का आशीर्वाद के साथ इसका विकास सही में आगे जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, गिर की गाय कर्नाटक की गाय नहीं है, कर्नाटक और पंचगव्य बैक्टीरिया सुटेबल उसके लिए होगा क्या? लोकल गाय एवरी स्टेट के लिए करना है? तो बिल्कुल मित्रों, देखो, एक बहुत बड़ा अभी प्रचार हो रहा है कि सिर्फ गिर गाय, ऐसा नहीं है। हम काफी सालों से सबको बोल रहे कि वहां की स्थानीय माता को ही रखना। जैसे ये पंचगव्य के द्वारा जो बैक्टीरिया निर्मित किया है, उसका भोजन है क्या? तो भोजन है उसका कार्बन, और उसका हमने सभी 15 राज्यों में जहां पे हमने डाटा लिया है, तो सभी देशी गाय के साथ ये बैक्टीरिया का बहुत अच्छा संगम और मेल हो चुका है। तो ये बैक्टीरिया का भोजन वहां की देशी गाय का गोबर रहेगा। ये बैक्टीरिया को नवनिर्मित करने के लिए वहां की देशी गाय की छाछ लगेगी, तो अपने आप वहीं की गाय पलेगी और कम दूध देगी तो भी वही सस्टेन हो जाएगी। ये बहुत बड़ा साधन मिला है कि वहां की स्थानीय गायों को बचाने के लिए। और ये गिर गाय वहां पे नहीं करना है मित्रों। गिर गाय गुजरात से बाहर गई, 80% गौशाला ये फेल है।
जो सफल भी है वो लॉन्ग टर्म पे शेप बदल चुकी है। देखो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सब जगह पे गिर गाय 80 साल पहले गए, उनके शेप बदल गए। ब्राजील में भी पूरा पिक्चर नहीं दिखा रहे, ज्यादातर गाय वो काट देते, तो पूरा पिक्चर नहीं, दे डिड इनब्रीड। और नई खुराक खिलाने का चीज भी काफी चीज को विदेश में खिलाया जाता है, नॉनवेज बेस्ड कंटेंट, तो वो सही परफॉर्मेंस नहीं है। तो हमारे हिसाब से स्थानीय माता ही अच्छी है। जैसे हमने दक्षिण महाराष्ट्र में एक कार्य कराया था, प्रशांत जी है संगमनेर से, उन्होंने बोला गोपाल भाई कौन से भी प्राइस में आप गिर दे दो, दिलाओ, हम सेवा करेंगे। मैंने बोला वहां के हजारों साल से आपके पूर्वजों को वो गाय ने पाला है, उसकी सेवा करना है। तो बोलते दूध तो छोटी है, दूध 1.5 लीटर ही देती, कैसे होगा, आपकी बात तो सही है। तो मैंने बोला 10 गाय पे प्रयोग करो, हमारे सिस्टम से खाना खिलाइए उनको, हम चारा भी देंगे आपको कि कौन सा चारा लगाना, कैसे रखना, उसको बांधना नहीं। तो उन्होंने प्रयोग किया, एक ही साल के अंदर वो 1.5 लीटर वाली डांगी वही की वही गाय 4 लीटर पे चली गई। खाना कितना खाया, सिर्फ 30% गिर के सामने। तो एक गिर गाय के अंदर 3 पल गई, 3 का मिलके 12 लीटर दूध हो गया। तो गुजरात में गिर की एवरेज 8 से 10 लीटर है, उससे भी आगे चले गए। ऐसी 20 ब्रीड पे काम चालू करा चुके हम, सभी माताएं अच्छी है। तो हमको सम्मान पूर्वक, होता क्या है, देसी गाय को अपन रखड़ती छोड़ते, गिर को वीआईपी ट्रीटमेंट देते और तुलना करते, वो तुलना गलत है मित्रों। तो वहां की देसी गाय को आप रखिए, उसी का छाछ वगैरह उपयोग कीजिए, उसी का गोबर वगैरह इसमें लगेगा। तो कर्नाटक की मल्लारगिट्टा है, हर्लीकर है, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी गौ माताएं है। तो बिल्कुल गिर गाय उसके लिए जरूरी नहीं है। ये बैक्टीरिया जरूरी था कि कुछ विशेष गोत्र की गाय, इवन गिर में भी, यहाँ पर भी हमारे 450 गायों का मैंने आपको दिखाया ना गौमूत्र, सबके अलग अलग है, माँ, उसकी बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, उसके भी कंटेंट अलग अलग है। तो कभी सभी गाय का गौमूत्र या गोबर एक सरीखा नहीं हो सकता है। अच्छा देशी गाय का है वो निश्चित है, लेकिन देशी गाय के अंदर बहुत बड़े वर्गीकृत है। तो हमने विशेष गोत्र के एक ही गाय के उसमें से हमने ये निर्मित कर लिया, और वो ऐसा है कि वो सभी देशी गाय के अंदर चलता है। तो यहाँ गुजरात की गिर गाय हो, वहाँ की मल्लारगिट्टा हो, हर्लीकर हो, महाराष्ट्र की डांगी हो, देवणी हो, लाल कंदारी हो, मध्य प्रदेश की मालवी हो, मेवाती हो, निमाड़ी हो, कहीं पर भी सभी जगह पे सूट हो चुका है। तो वहां की देशी गाय उल्टा ज्यादा बचेगी इसके द्वारा, क्योंकि दूध कम है करके लोग निकाल रहे, तो इसके द्वारा तो गोबर गौमूत्र का उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है, और उसी देशी गाय की छाछ भी लगेगी। और हमने वो बैक्टीरिया का समन्वय देख लिया है कि गौ कृपा अमृतम उसके अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। जितना परफॉर्म मेरी गौशाला में हो रहा है, गुजरात में गिर गाय में हो रहा है, उतना ही परफॉर्मेंस कर्नाटक में भी हो रहा है, उतना ही महाराष्ट्र में हो रहा है, उतना ही राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सब जगह पे हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी परिणाम के बहुत सारे अच्छे फोन आए हैं, तो सभी जगह पे मिल रहा है। तो मैं ये खुशी के साथ कह रहा हूँ, जिन मित्रों ने ये सवाल करे हैं, तो बिल्कुल ऐसे सवाल करने चाहिए, तो काफी माइंड आपका भी क्लियर होगा और हमारा भी क्लियर होगा। आखिर ये चीज हम बेचने तो निकले नहीं है, प्रोडक्ट बेचने नहीं निकले, ये हमारा धर्म है करके निकले कि ये पूरे भारत के देश के किसान और गाय को वापस ये खड़ा होने का एक समय मिला है, साधन मिला है, आशीर्वाद मिला है। तो इसीलिए ये जितने भी क्लैरिफिकेशन होते हैं मेरे हिसाब से वो अच्छे हैं। तो बिल्कुल निसंकोच हमें प्रश्न करते रहना, और कुछ अंगत बातें करनी है, मिलना है, बहुत जरूरी। जो किसान के कुछ अग्रणी लोग हैं वो राजेश्वर राव जी से बात करके हमें यहाँ पर आकर के ये रिपोर्ट्स का भी अभ्यास कर सकते कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो संकोच नहीं रखना, प्रश्न पूछ लेना और फिर गति से कार्य करना, मिलके, और मिलके एकजुट होकर कार्य करना है, तो उसमें आगे हम बढ़ेंगे। इसके बाद का प्रश्न है, क्या हम गौ कृपा अमृतम उपयोग किए तो, एक मिनट, हाँ, कैन वी स्टार्ट यूजिंग गौ कृपा अमृतम एट वंस एट वी हैव यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर सिंस 20, हाँ, कि भाई 25-30 साल से हम लोग केमिकल उपयोग कर रहे हैं, तो अभी उपयोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। यही गौ कृपा अमृतम की विशेषता है कि हमने बड़े पैमाने पे, 1-2 किसान नहीं, हजारों किसान, कि वो 30 साल से हैवी पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल से खेती कर रहे हैं, यूरिया, टीएपी, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड, उनको पहली सीजन में परिणाम मिला है। जो सबसे बड़ा भ्रम है कि 3 साल हमको जमीन डेवलप करने को जाएगा, प्रोडक्शन लेस होगा, लॉस जाएगा, क्या करेंगे, किसान का डर एकदम वाजिबी है, व्यावहारिक है। और हकीकत में हम इसीलिए हमेशा कहते हैं कि आपके पास 10 एकड़ जमीन है, आधे एकड़ में डालो, पाव एकड़ में डालो, 1 एकड़ जमीन है 10वें भाग में डालो,
आप खुद महसूस करो कि भाई रिजल्ट मिलता है क्या, कि भाई हम कहते हैं कि भाई अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है तो यूरिया डालने के जितना ही गति में परिणाम मिल रहा है, तो नजर के सामने देखो कि मिलता है कि नहीं, तो एकदम गति से मिलता है। लेकिन करना क्या है, सटीक काम करना है कि हमें यूरिया 2 थैली बोला है तो हम 2.25 थैली डालते हैं, उसकी जगह पे हमने बोला कि गोबर इतना तो उसका 1.25 डालो। गौ कृपा अमृतम तो जो एग्जैक्ट थियरी को फॉलो करेंगे तो पहली सीजन में ही बड़े प्रमाण में अच्छा परिणाम मिला है और सभी क्रॉप में मिला है। ऑलमोस्ट 65 क्रॉप से ज्यादा परिणाम डेटा हमको मिल चुके हैं और सभी में परिणाम मिला है। जैसे एक हमारे मित्र है, उनके गांव में एक प्रयोग हुआ कि भाई बहुत सालों से केमिकल की खेती करते थे, तो 45 मण 45 मण का उत्पादन उनके छोटे बीघे 16 गुठा का बीघा होता है, तो समझ लीजिए उसमें उतना उत्पादन था गेहूं का, उसकी जगह पे उसको सीधा उससे 20% और ज्यादा मिला। तो क्या हो गया कि पहली सीजन में उत्पादन बढ़ा, कम नहीं हुआ है, लेकिन सिमिलर तो ऑलमोस्ट रहता ही है। तो उत्पादन कम नहीं होता है कितना भी आपने 30 साल से खेती कर रहे केमिकल से। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको और एक अभ्यास करना है कि वहां राजेश्वर राव जी से आप गौ कृपा अमृतम प्राप्त कीजिए और आप 30 साल से खेती केमिकल से कर रहे, एकदम 10 बाई 10 स्क्वायर फीट के छोटे से पोर्शन में गौ कृपा अमृतम और गोबर थोड़ा डाल दीजिए मिला के, हम बोल रहे वैसे। आपको 10 दिन के अंदर अर्थवर्म केचुए की हगार दिखेगी, केचुए की विष्ठा दिखेगी, आपको तुरंत दर्शन हो जाएंगे कि 10 दिन में हो सकता है क्या, इज इट, यस ये हो सकता है। आप नजर के सामने देखिए, बहुत ही सुंदर परिणाम आपको नजर के सामने दिखना चालू हो जाएगा। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिर उसके बाद का प्रश्न है कि सॉइल के अंदर डालने के अंदर पानी का रेशियो कितना होना चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी के अंदर गौ कृपा अमृतम हमें डालना चाहिए। तो आपको पानी के साथ मिला के डालना है, लेकिन डाइल्यूशन का रेशियो प्लस माइनस कोई इफेक्टिव कोई चिंता नहीं है। जैसे आप ड्रिप के द्वारा दे रहे तो ड्रिप में वेंचुरी के साथ लगा दीजिए, फ्लड के अंदर दे दीजिए तो चकली खोल के दे दीजिए। लेकिन फ्रीक्वेंसी ये मेंटेन करनी है कि ऊपर जो स्प्रे करते हैं वो हर हफ्ते में स्प्रे करना है एक बार, तो प्रिवेंटिव हो जाएगा। लेकिन जो जटिल क्रॉप है, बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, जैसे भिंडी है, मिर्ची है, उसमें हर 2-3 दिन पे ये लोग पेस्टिसाइड्स रेकमेंड करते हैं और लोग छिड़कते भी है किसान, तो उनको हर 2-3 दिन पे ये गौ कृपा अमृतम डाल देना है। तो वो फ्रीक्वेंसी पे आप डाल सकते हैं। और पानी के साथ ड्रिप है तो हर रोज थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। फ्लड में जा रहा है तो हफ्ते या 15 दिन में जब भी आपका पानी जाता है तो गौ कृपा अमृतम अंदर डाल दीजिए। तो 1 महीने में कम से कम 1,000 लीटर चला गया तो बहुत सुंदर परिणाम मिलेंगे प्रति एकड़ में। तो गौ कृपा अमृतम बहुत अच्छे से नीचे और ऊपर एप्लीकेशन कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रश्न है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रेइंग ऑफ गौ कृपा अमृतम टू डिफरेंट क्रॉप्स। तो ये उत्तर इससे में आ गया कि भाई कोई भी क्रॉप हो, देखिए दुनिया में सबके क्रॉप के अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं कि इसका फ्लावरिंग स्टेज है तो ये स्प्रे नहीं करना, ये इतना छोटा पौधा है तो अभी ये कुछ एप्लीकेशन नहीं करना, बड़ा हो गया फ्रूटिंग का स्टेज है तो ये नहीं करना। तो गौ कृपा अमृतम में सबसे बड़ी हमको लाभ ये मिला है कि ईच एंड एनी स्टेज, वो बीज है, बीज को भिगो के डाला वो स्टेज से शुरुआत हो गया, 2 दिन का अंदर कांटा फूटा है उसका स्टेज हो गया, 5 दिन का है, फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, कटिंग स्टेज है, ईच एंड एनी स्टेज कभी भी आप डाल सकते हो, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। तो प्रोटोकॉल सारे सरल हो गए, सभी का एक ही इलाज कि भाई ऑल इन वन जैसा हो गया। तो बिल्कुल वो मिट्टी को भी लाभदायक रहेगा, आपके पौधे को भी लाभदायक रहेगा और किसान को सरल हो जाएगा कि भाई कोई भी क्रॉप में आप सरलता से इसको आप आगे लेके जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कभी कभी अंदर सफेद छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम हमेशा हमारे शिविर में कहते ही है कि गौ कृपा अमृतम के ड्रम के अंदर वो छोटे छोटे सफेद कीड़े पड़ सकते हैं, वो बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। उसको छान के आप खेत में गीली जगह पे डाल दीजिए, उसका भी जीवन कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करना है और अच्छे से वो उपयोग कर सकते हैं, वो नॉर्मल प्रोसेस है। सूती कपड़ा ऊपर ढक के रखेंगे तो मक्खी कम लगेगी, तो सफेद कीड़े कम लगेंगे, बट फिर भी हो गए, कोई चिंता का विषय नहीं है मित्रों, आप बड़े प्यार से वो उपयोग कर सकते हैं। तो सफ़ेद कीड़े का कोई इश्यू नहीं है। और एक प्रश्न है कि गौ कृपा अमृतम का कलर बदल सकता है क्या, और थोड़ा कलर चेंज हुआ है। यस,
गौ कृपा अमृतम हम हमेशा शिविरों में कहते हैं कि भाई 3-4 प्रकार के कलर बदलता है, ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रेइश कलर का होता है, तो चिंता का विषय नहीं है। परिणाम देखना है कि परिणाम आपको मिल रहा है, बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। तो जितना पुराना होता जाएगा वैसे कलर बदलता जाएगा, तो वो चिंता का विषय नहीं है, बिल्कुल आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से स्टेज में प्लांट में डालना है और कभी शुरुआत करना है स्प्रेइंग का, और अलग अलग क्रॉप में कभी करना है? तो वो मेरे ख्याल से वो प्रश्न का उत्तर मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया, उसके अंदर आ गया कि कौन से भी स्टेज में डाल सकते हैं। कोई भी क्रॉप हो, कोई से भी स्टेज में डालिए तो इसका परिणाम सुंदर है, मतलब वो कोई चिंता का विषय नहीं है। इसके बाद का प्रश्न है, काफी लोगों ने प्रश्न पूछा है कि बटर मिल्क के लिए वो सीधा दही के अंदर पानी को चर्न करके वो डालेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर से मक्खन निकाल के डालेंगे तो क्या होगा? तो देखिए, अगर आपको वो मेहनत नहीं करना है, सीधा डालते उनको भी थोड़ा परिणाम मिलता ही है, लेकिन मेरी विनती है कि आपने दही जमाया है, दही को बिलोना करना, मशीन घुमाना या 2-4 मिनट वो जैनी फेरना, उसमें टाइम नहीं जाता है। उसका जो मक्खन निकला आप खाओ ना, उसका घी बनाओ, आपके घर पे खाओ, और उसके बाद का जो छाछ है उसका गुणवत्ता और ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें वो फैट पोर्शन कम रहेगा। तो ज्यादा परिणाम छाछ का ही है। हमने सारे प्रोटोकॉल बहुत समझ के सोच के बनाए हुए हैं, तो बिल्कुल उसके अंदर आपको वैसे ही जाना है कि उसमें से बटर निकाल के प्रयत्न करना है कि वैसी ही छाछ का उपयोग होना चाहिए और वैसी ही छाछ इसमें उपयोग होनी चाहिए। फिर प्रश्न है कि देशी गाय की छाछ लगेगी, कोई जर्सी की डाल रहे, कोई HF का डालेंगे। तो मित्रों, हम स्पष्ट कहते हैं, मेरी 2 हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ा ना जाए। हमारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ा इसलिए ना जाए क्योंकि जर्सी गाय की दूध की छाछ की बैक्टीरिया अलग है, HF गाय के बैक्टीरिया अलग हो रहे हैं, भैंस के छाछ के बैक्टीरिया अलग है, देशी गाय के छाछ के बैक्टीरिया अलग है। डेयरी के छाछ आप लेकर के आएंगे, डेयरी का दूध मिला के करेंगे, वो बैक्टीरिया अलग बनेंगे। देखो, उनका जो दही है वो खट्टा नहीं होगा, वो दूसरा कल्चर डाल के बनाते हैं। तो देशी गाय का जो हमारा पुराना परंपरा था, उसी हिसाब से हमको जामन डालना है, वो बिलोना करके जो छाछ निकल गई दही से और मक्खन आप खाओ, और वही छाछ होनी चाहिए। तो विदेशी गाय की छाछ नहीं लगेगी, नहीं तो लॉन्ग टर्म पे कल्चर की प्रकृति बदल जाएगी। तो मेरी विनती है कि हमारी देशी गाय की छाछ कहीं से भी प्राप्त करो, नहीं मिल रही तो गाय खरीदो, गांव के बीच में 1-2 गाय रखो, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, लेकिन देशी गाय आपके घर में होनी चाहिए और उसी की छाछ का उपयोग हमारा होना चाहिए। इसमें आप कुछ चेंज मत करना, और नहीं तो आगे तकलीफ हो सकती है। उसके बाद का प्रश्न के ऊपर ध्यान देते हैं। Is it not advisable to store गौकृपा अमृतम in metal container? हम क्या धातु के पात्र में गौकृपा अमृतम नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं मित्रों, लेकिन प्लास्टिक के अंदर वो न्यूट्रल रहता है। जैसे हमने धातु मतलब लोखंड आयन के उसमें हमने गौकृपा अमृतम को रखा तो काला कलर पकड़ लेगा, दूसरे उसमें रखा तो दूसरा कलर पकड़ लेगा। तो प्लास्टिक के अंदर वो न्यूट्रल फॉर्म में रहता है, तो प्लास्टिक के अंदर रख दिया तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो ड्रम साफ सफा होना चाहिए और उसको अच्छे से आपको साफ सफाई करके तेल वगैरह अंदर नहीं होना चाहिए, केमिकल वगैरह नहीं होना चाहिए, और फिर उपयोग करना है। लेकिन हो सके तो मेटल के आप धातु डालना है, उसके ऊपर हमारे R&D चल रहे हैं और उसमें कोई और अच्छा समाधान निकलेगा तो हम और भी आपको समय में भविष्य में आकर के लेकर के जाएंगे। उसके बाद का प्रश्न है कि हमें ऑर्गेनिक गुड़ नहीं मिल रहा है, हम केमिकल वाला गुड़ उपयोग कर सकते हैं क्या? तो मित्रों, मेरी विनती है कि ऑर्गेनिक गुड़ उपयोग कीजिएगा, उसमें ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक गुड़ के अंदर बैक्टीरिया का जल्दी विकास होता है, उसके अंदर केमिकल नहीं है, तो ये गौकृपा अमृतम को बढ़ने के लिए और सहायता मिलता है। और ऑर्गेनिक गुड़ जो पका रहे वो किसानों को भी इसमें सपोर्ट मिलेगा, तो आपका जो पैसा जाएगा वो किसानों के अच्छे कार्यों में जाएगा, जो गन्ना अच्छा पका रहे ऑर्गेनिक पका रहे उनको जाएगा, तो शुद्ध प्रक्रिया को भी प्रोत्साहन मिलेगा, उन किसानों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और आपका कल्चर अच्छा मिलेगा, तो आपकी खेती भी अच्छी डेवलप हो जाएगी। और मैं तो वहाँ तक कहता हूँ कि हर गाँव में
एक किसान गन्ना उगाना चालू कर दे और वो ऑर्गेनिक गुड़ पूरे गांव के लिए पका के, उसका 2 गांव 5 गांव के बीच में भी एक किसान चल सकता है कि उनका जो गुड़ है वो गुड़ उसके लिए तैयार किया जाए और वो गुड़ जो है वो वहीं पे किसान खरीद ले एक दूसरे के, तो वो किसान को बाहर गुड़ बेचने नहीं जाना पड़ेगा और वो गुड़ हमारा जो है वहीं के वहीं उपयोग हो जाएगा और वहीं के वहीं गांव का पैसा गांव में रहेगा। तो हमें ये प्रयत्न करना है कि गाय को जो ये गौ कृपा अमृतम हम बना रहे हैं वहीं की देशी गाय का गुड़ आधारित वहीं के देशी गाय आधारित जो गन्ना बनाया है, गुड़ पकाया है, वही किसान का गुड़ इसमें उपयोग किया जा सकता है और वो गुड़ जो है हमारा बहुत ज़्यादा परिणाम लक्ष्य होगा और ज़्यादा सात्विक प्रकृति को मदद दे ही रहेगा, जिससे करके हम लोग उसमें और आगे बढ़ के कार्य कर सकते हैं। और उसके और आगे हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि राजेश्वर राव जी ने बहुत अच्छे से गुड़ का कार्य किया है वहाँ पे उपलब्ध कराने का। तो महाराष्ट्र में बड़ी प्रमाण में ऑर्गेनिक गुड़ पकाने वाले किसान हैं, उनसे भी हमारी बातें चल रही है। गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है। तो ऐसे गुड़ पकाने वाले किसानों के एड्रेस वगैरह हम आपको अपलोड कर देंगे कुछ समय के बाद, हम लोग सब मिलके। तो किसानों से आप डायरेक्ट खरीदो और कम उसको क्या होगा कि भाई वो भी एम्पावर होंगे और आपको भी अच्छी चीज़ें मिलेगी। तो गुड़ का बहुत अच्छा कार्य आपके सभी विषयों में हो जाएगा। इसमें और एक प्रश्न है कि कौन से पीएच के अंदर ज़्यादा गौ कृपा अमृतम सस्टेन करता है पानी के अंदर, तो कैसे उसको डेवलप करना होता है। लेकिन इसके अंदर देखिए आज तक ऐसा महसूस करा गया है कि लगभग सभी जगह पे, गुजरात में कुछ जगह पे थोड़ी सॉल्टी लैंड है, सलाइन लैंड है, थोड़ा खारा पानी है, मीठा अलग जगह पे है। लगभग हमने 15 राज्यों में देख चुके हैं कि सभी प्रकार के पीएच में लगभग अभी तक तो शूट हो चुका है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें बहुत सारा हम देखेंगे कि भाई इसमें कोई भी पीएच में लगभग शूट कर जाता है, कोई इश्यू अभी तक तो नहीं आया है। इसके अंदर और एक प्रश्न है, हाउ टू नो माई कल्चर इज गुड और नॉट गुड, एनी टेस्ट अदर देन टेस्टिंग ऑन प्लांट। हाँ, उसका जो सुगंध है आप एक बार उसको हिला के सुगंध ले रहे, वो सुगंध बेसिक चालू हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सुगंध भी बदलती है। तो उसके कलर तो बदलते हैं लेकिन प्लांट में डालने के समय भी पता चलेगा। लेकिन अभी क्या करना है कि प्लांट्स में डाला, सुगंध चेक कर लिया, कलर चेक कर लिया, तीनों जगह पे क्रॉस चेक कर लिया तो आपको पता चलेगा कि नहीं सही है। जब परिणाम मिलना बंद हो जाता है तो कल्चर अगर कभी बदल गया तो बाजू वाले किसान से आप खरीद के वापस कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद का प्रश्न है कि घर के अंदर हम फास्ट कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं, क्या अंदर वेजिटेबल्स के कचरा वगैरह हम डाल सकते हैं। तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं। अगर आपको फास्ट कंपोस्ट बनाना है किसानों को भी और इवन घर पे भी, तो उसका लिए मैं बहुत अच्छा रास्ता बताता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा पानी। अगर आपके वहाँ पे गोबर पड़ा हुआ है देशी गाय का बड़ी प्रमाण में और उसको फास्ट कंपोस्ट करना है, तो हम जो 30 से 40 लीटर बता रहे हैं कि प्रति टन में ये डालना है, उसकी जगह पे 100-200 लीटर डाल दीजिए और 15 दिन के या 10 दिन के अंदर उसको थोड़ा पलटा दीजिए। पलटी देने के बाद वापस वो डाल दीजिए। वापस आप डाल देंगे ना तो बहुत गति से वो कार्य हो जाएगा और 20 से 30 दिन में ही आपके हाथ में खाद उपयोग करने लायक हो जाएगा। और उसी के अंदर आपने घर का जो भी कचरा है, सब्जी का है, वेजिटेबल्स का है, घर का कुछ खाना बचा हुआ है, वो भी उसके अंदर डालते जाइए तो वो और एनरिच होता जाएगा, तो वो अच्छे से उसका खाद बन जाएगा। कोई दिक्कत का विषय नहीं है। बट गौ कृपा अमृतम और गोबर उसके लिए साथ में चाहिए, क्योंकि वो दोनों मिलके अच्छे से पूरा उसमें कार्य हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भाई गौ कृपा अमृतम पूरे भारत में हम लोग प्रमोट करेंगे तो क्या ये संभावना है कि पूरे भारत में सिर्फ गिर गाय ही पसंद करेंगे, रिमेनिंग जो वहाँ की लोकल गाय है वो कम हो जाएगी, तो उसको कैसे बचा सकते। तो बिल्कुल हमने जो पहले प्रश्न का उत्तर दिया उसके अंदर ये विषय बिल्कुल आ जाता है
कि गौ कृपा अमृतम नहीं, वहाँ की सभी देशी गाय में ऑलरेडी सेट हो चुका है। तो गौ कृपा अमृतम पूरे भारत में प्रचार इसलिए करने के लिए हमने ये योजना बनाई है, क्योंकि ये गौ कृपा अमृतम के द्वारा वहाँ की सभी देशी गायों का गोबर और छाछ उसको अनुकूल है। तो इसी के लिए गिर गाय की जरूरत नहीं है, और गिर गाय का प्रचार ना हम करते हैं ना और किसी को करना है। तो इसीलिए देखो, इसका नाम गौ कृपा अमृतम है। इसमें कहीं गिर गाय का प्रमोशन है क्या? इसमें कहीं पर भी गोपाल सुतरिया या फिर इसका प्रमोशन है क्या? कोई बेचने का व्यापार का कुछ है क्या? नहीं। इसमें बहुत सारे सेंसिटिव, मतलब बहुत गंभीरता पूर्वक हमने जब इसके टेस्ट R&D हुए, तभी भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग गायों के गोबर के साथ हमने ट्रायल ले लिए। तो मतलब ऐसा कोई भी चिंता का विषय नहीं है कि सिर्फ गिर गाय प्रमोट होना है, क्योंकि ऑलरेडी 15 राज्यों की 20 से ज्यादा नस्लों के गोबर और छाछ के साथ इसका प्रयोग हो चुका है, और वही गाय को इसमें से आगे बढ़ावा मिलेगा, कम नहीं होगा, उस गाय का प्रोपोर्शन और बढ़ेगा, क्योंकि इसमें नई दूध देने वाली गाय का गोबर भी बहुत अच्छे से चलता है। तो मेरी विनती है कि ये ऐसे कोई भी प्रश्न है तो निसंकोच हमसे बात कीजिए, और हम इसका समाधान होने के बाद आप लग पड़ो सब मेहनत करके, क्योंकि इसके द्वारा जल्दी किसान को कम समय के अंदर वो रिवाइव हो जाता है ना, कि कम समय के अंदर उसको स्विच ओवर होना है, कि पूरा जमीन ऑर्गेनिक भूमि में बदलना है, पूरा केचुआ करना है, तो अचानक से हो सकता है। तो ये बड़ा साधन या आशीर्वाद गौ माता ने दिया है कि जिसके द्वारा हम पूरे भारत के किसानों का कार्य बहुत ही कम समय में पहुंच सकते। तो 2 साल का हमने टारगेट रखा है कि पूरे भारत में हर गांव में ये होना चाहिए। तो ये जिस किसी ने प्रश्न ये है, तो मेरी विनती है कि आप भी इसमें जुड़िए, आप खुद उपयोग करके देखिए कि वहाँ की देसी गाय के साथ ये क्या रिएक्ट कर रहा है। तो खुद उपयोग कीजिए और महसूस करने के बाद मिलकर दबा के हम काम करते हैं, तो ये नव निर्माण का समय है, तो इसमें अच्छे से कार्य हो सकता है। इसके बाद का प्रश्न है कि ये बॉटल के ऊपर छेद करना जरूरी है क्या? क्या ऐसी संभावना है कि बॉटल अगर 10 लीटर की हो, उसके अंदर 1 लीटर गौ कृपा अमृतम डाला जाए और बाकी की हवा रहने दी जाए तो उसको ऑक्सीजन मिलेगा और वो अच्छे से कल्चर पहुंच जाएगा कल्चर, ऐसा संभावना है क्या? तो 2 से 3 दिन वो ऑक्सीजन के हिसाब से कभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए दिक्कत है, तो ये पॉसिबिलिटीज है क्या? ऐसा प्रश्न है। ये अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि हम बड़ी गंभीरता से हर जगह पे कहते हैं कि बॉटल के ऊपर छेद होना चाहिए। देखिए, आपने जो बोला वो बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि भाई बीच में अंदर हवा रख दिया तो पहुंच जाएगा, उसको भोजन या उसको जीने के लिए बीच में थोड़ा ऑक्सीजन और हवा मिलेगा। यस, वो संभावना है, लेकिन समझने की बात है कि हमने प्रयोग करके देख चुके हैं कि ऐसी हवा रख करके हमने भेजा है, उधर भी परिणाम मिला है, लेकिन जो छेद करके जो हॉल रख के जो परिणाम मिला है वो उसमें परिणाम नहीं है। शायद कुछ बैक्टीरिया उसमें लेस, कुछ अंदर फर्क होता है, शायद कुछ बैक्टीरिया उसमें सस्टेन ना हो। इसलिए मेरी विनती है कि कहीं पर भी आप गौ कृपा अमृतम प्राप्त करो तो बॉटल के ऊपर छेद रखो, हॉल रखो, किसी को दो तो भी छेद करके करो। कोई ऐसा करे कि भाई हम हवा भर के अंदर बीच में जाएंगे, तो ऐसा मत करो। हमको थोड़ा ये हमने पूरा एनालिसिस करके बात कर रहे, तो ये बात को पूरा सम्मान पूर्वक आप स्वीकार करो कि उसके ऊपर छेद होना चाहिए। एक ही बार लेके जाने का थोड़ा प्रश्न है, उसके बाद में आजीवन वहां पे बन सकता है। तो एक बार सही प्रकार से कल्चर आपके घर पे या किसी और किसानों को बांटने की प्रक्रिया होनी चाहिए, तो उसके ऊपर छेद होना ही चाहिए। तो उसको बिना छेद का मत करना, और जो करते हैं उनको भी जाकर के आप विनती पूर्वक समझाइए कि बॉटल के ऊपर छेद होना जरूरी है। इसके बाद का प्रश्न है कि वो 60 बैक्टीरिया का नाम गौ कृपा के अंदर है, वो क्या है और उसके फंक्शन क्या है, उसका कार्य की गतिविधि क्या है। तो ये बड़ी खुशी होती है कि किसान जानना चाह रहा है कि ये बैक्टीरिया के नाम क्या है। बिल्कुल, ये बैक्टीरिया के एक के नाम बोलेंगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा समय पड़ेगा। हम एक पुस्तिका तैयार, हेलो, आपको एक और चीज, बहुत खुशी का समाचार हम देने जा रहे हैं कि कुछ समय के अंदर ही हमारी पुस्तिका तैयार आ रही है।
ई बुक भी होगा, उसके कागज लिफलेट भी कर देंगे, हम जाहिर कर देंगे सभी नाम। तो सभी नाम 60 बैक्टीरिया का क्या क्या नाम है, ईच एंड एवरी बैक्टीरिया का क्या रोल है, बिल्कुल हम भेजेंगे और उसमें बहुत सुंदर परिणाम मिलेंगे। और उसमें इसलिए सुंदर परिणाम मिलेंगे क्योंकि आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि भाई हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर ये है, तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये बैक्टीरिया का ये रोल दिख रहा है क्या। तो बिल्कुल हम उसमें आगे बढ़ेंगे और आपकी विनती को हम बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत ही अच्छे स्वरूप में आपके बीच में रखने जा रहे हैं कि ये 60 बैक्टीरिया कौन से है और इसका रोल क्या है। और बिल्कुल हम, और ये बातें आपको आपके बच्चों को भी सिखानी, बचपन से छोटा छोटा विज्ञान है, सभी किसान एक दूसरे को सिखाए ताकि भविष्य में कोई कंपनी हमें मूर्ख ना बना पाए। ठीक है, इसके आगे प्रश्न में हम बढ़ते हैं कि ये 62 बैक्टीरिया 60 बैक्टीरिया क्या एक साथ एक लिक्विड में रहना संभव है? ये गौ कृपा अमृतम के अंदर ये कैसे संभव है? तो बिल्कुल ये गाय माता की कृपा है, इसीलिए गौ कृपा इसका नाम रखा हुआ है। तो इसका काफ़ी लोगों ने टेस्ट करवा चुके हैं, तो इंदर बड़ी मात्रा में सभी बैक्टीरिया सस्टेन कर रहे हैं। और नए काम के पैथोजेंस जैसे कुछ गतिविधियां दूसरी जो पद्धतियों में है कि उसका हफ्ते के अंदर उपयोग करना है, क्योंकि उसके अंदर पैथोजेंस पैदा होते हैं और पैथोजेंस जब पैदा होना चालू होता है नए काम के फंगस वगैरह, तो फिर उसको उपयोग नहीं किया तो वो नुकसान करेगा। तो इसके अंदर ये गाय माता की सबसे बड़ी कृपा है कि पैथोजेंस सप्रेस फॉर्म में ही रहते हैं। पैथोजन सप्रेस फॉर्म में ही रहे, मतलब अच्छे बैक्टीरिया को ही मल्टीपल होना और जो है उसको एक दूसरे को सस्टेन करने की गतिविधियां, मतलब आपने अच्छा देशी गुड़ डाला, अच्छा छाछ डाला, दोनों का मिश्रण होकर के एक ऐसा वातावरण होता है कि सभी बैक्टीरिया अच्छे से सस्टेन कर पा रहे हैं। तो ये गतिविधि सरलता से हो रही है, नहीं तो क्या बड़ी बड़ी लैबों में इसको बहुत प्रिकॉशन के साथ करना पड़ता है, बट ये बहुत सरलता से किसान अपने घर पे सस्टेन कर पाता है अगर उसने मर्यादा के साथ पूरा बनाया। तो वो फॉर्म में हमें मिला है। तो ये बहुत अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछा और हकीकत में मैं बहुत खुश हूँ कि किसानों के पास से ऐसे प्रश्न आ रहे, तो बिल्कुल हमें मिलके उसमें आगे बढ़ना है। तो ऐसे जो भी प्रश्न है हम चर्चा करते रहेंगे। इसमें और एक प्रश्न है कि हमने 60 बैक्टीरिया एक साथ में रहा तो क्या एक दूसरे की पोटेंसी को कम नहीं करेगा बैक्टीरिया? अरे ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल पोटेंसी को कम ज़्यादा कर सकता है, पर आज तक हमने 3 साल से ये ऑन फील्ड प्रयोग कर रहे, बट जो अच्छे बैक्टीरिया उसके अंदर मल्टीपल हो रहे, तो जो पोटेंसी कम हो रही है, बट किसकी हो रही है कि जो नए काम के पैथोजन से उसको सप्रेस फॉर्म में कर रहे, तो इसलिए नई काम के चीज़ की पोटेंसी कम हो रही है, काम के चीज़ की पोटेंसी बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि ऐसे होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्यों सब बैक्टीरिया सस्टेन होगा। तो एक तो वातावरण मिला, देशी गुड़ मिला, ऑर्गेनिक गुड़ मिला, वो उसका खुराक है, वो सभी बैक्टीरिया के लिए वो एनर्जेटिक चीज़ है, छाछ भी एनर्जेटिक चीज़ है। वो दोनों मिलके जब वो देशी गोबर के अंदर जाते हैं, फील्ड के अंदर जाते हैं, तो उसको वातावरण मिलता है कि उसको और अच्छे से मल्टीपल हो और अच्छे से उसको कंपोस्ट करके उसका अपना रोल कुदरत में अदा करे। तो वो बहुत अच्छे से ये कार्य करता है। तो बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है और बहुत सरलता से कार्य सभी में होता है। अगला प्रश्न है कि गौ कृपा अमृतम बनाने के लिए कौन सा पानी प्रिफरेबल है? कुएं का पानी, बोरवेल का पानी, हार्ड वाटर है, पीएच अगर ज़्यादा आगे पीछे तो क्या हो सकता है? देखिए, आज तक सभी पानी में परिणाम मिला है, तो अभी तक कोई भी पानी में कंप्लेन नहीं है। जिधर पीएच ज़्यादा है उधर भी कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा जो पानी के संग या जो गोबर के संग उसको मिला के डाला गया, तो वहाँ पर भूमि को बदलना शुरू हुआ है। तो इसीलिए जैसे पानी बारिश का है तो वो तो ज़्यादा श्रेष्ठ ही होता है हमेशा, वैसे पानी में बनाया जाए तो और सुंदर परिणाम मिलता है। लेकिन कुएं के पानी में भी परिणाम मिला है, बोरवेल में भी मिला है, पीएच थोड़ा आगे पीछे वहाँ पर भी मिला है। तो कहीं पर भी कोई भी पीएच में पानी में परिणाम नहीं मिलता है तो हमें जरूर इन्फॉर्म करना, ताकि हम दूसरों को बताएं। क्योंकि आज तक हमने 15 राज्यों में 10 प्रकार की मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, गोराड़ू मिट्टी, सैंडी सॉइल, पथरीली जमीन, सभी में परिणाम मिला। सभी प्रकार के पानी में आज तक परिणाम मिलना अभी तक तो हमने देखा है। लेकिन फिर भी कहीं पर भी नहीं मिला है तो हमें बिल्कुल सूचित करें, तो हमें और सुधार करेंगे। बट चिंता का विषय अभी तो नहीं है, क्योंकि सब पानी में परिणाम मिल रहा है मित्रों।
उसके आगे के प्रश्न में हम जाते हैं। ये 60 बैक्टीरिया के अंदर एनपीए के बैक्टीरिया कितने हैं, पेस्ट कंट्रोल वाले बैक्टीरिया कितने हैं और ग्रोथ प्रोमोटर्स कितने हैं। तो जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन पहले हमने 4 बोले थे, फिर 8, आज हम इसको और एनालिसिस में जा रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे 60 बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो चुके। तो 8 बैक्टीरिया ऐसे कि जो हवा में से लेके नाइट्रोजन दे रहे, उसके साथ में 5 बैक्टीरिया ऐसे जो नाइट्रोजन भी दे रहे और सल्फर का भी काम कर रहा है और दूसरा ग्रोथ प्रोमोटर्स का भी काम कर रहा है। तो मतलब टोटल 12 से 13 ऐसे बैक्टीरियाज है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। फिर वैसे ही फॉस्फोरस का बैक्टीरिया है जो फिक्स का करता है। सल्फर फिक्स उपलब्ध कराने वाले 5 से 6 बैक्टीरिया है, तो वो सल्फर का भी कार्य बहुत सरलता से होता है। और 6 बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जो पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं, जो अपने शरीर में से ऐसा एंजाइम्स भी छोड़ने वाले बैक्टीरियाज है कि वो सरलता से वनस्पति के रोगों से वनस्पति को बचाता है। तो ये जो आपने अच्छा प्रश्न पूछा है और उसका थोड़े समय के अंदर ही वो बैक्टीरिया के नाम के साथ पूरा डिटेलिंग हम बताने जा रहे हैं। तो कुछ समय के अंदर ही हम और राजेश्वर राव जी और पूरे सब लोग टीम वर्क मिलके इसमें आगे अच्छे से कार्य करेंगे। इसके आगे के प्रश्न में जाते हैं कि हम क्या गौकृपा अमृतम डाइल्यूट किए बिना डायरेक्ट प्लांट के ऊपर लगा सकते हैं? क्या प्लांट को इसमें कोई डैमेज हो सकता है, तकलीफ हो सकता है? डायरेक्ट काफ़ी किसान छिड़क रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट के ऊपर अगर फंगस है तो डायरेक्ट छिड़का तो वो पत्ते गिर के नए आते हैं, और कोई एकदम सेंसिटिव क्रॉप है तो थोड़े पत्ते सिकुड़ सकते हैं। इसीलिए 2 से 3 लीटर बैक्टीरिया और 13 लीटर पानी का जो हमने डाइल्यूट का जो रेशियो बताया है, वो रेशियो अगर करके आप स्प्रे करेंगे वही हमारे लिए हितावह है और वही हम आपको रेकमेंडेशन करते हैं। उसको चाहे आप थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर दो, बट डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा तो उसके प्रभाव अच्छे मिलेंगे, उसका दुष्प्रभाव कम रहेगा। और कुछ प्लांट में काफ़ी किसानों ने डायरेक्ट छिड़काया, परिणाम भी सुंदर मिले हुए। बट हमारा रेकमेंडेशन स्पष्ट वही है कि डाइल्यूट फॉर्म में ही जाना चाहिए और वैसे ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा और प्रिवेंटिव कार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाई हम देशी गाय का गोबर नहीं डालेंगे या कोई गोबर डाला ही नहीं और सिर्फ गौकृपा अमृतम खेती के लिए बराबर है क्या? नहीं, वैसा नहीं करना है। मैंने जो कि ये पहले के जो एक प्रश्न का हमने जो जवाब दिया था उसके अंदर ये बात आ चुकी है कि ये बैक्टीरिया का खुराक है देशी गाय का गोबर, तो हमें देशी गाय का गोबर चाहिए ही चाहिए। उसके अंदर बहुत 1200 प्रकार के कंपाउंड है। जैसे मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ कि ये बैक्टीरिया के अंदर सल्फर देने वाले बैक्टीरिया है, ठीक है, फॉस्फोरस वाले बैक्टीरिया है, अगर जिंक और माइक्रो न्यूट्रिशन उपलब्ध कराने वाले बैक्टीरिया है, लेकिन आपकी जमीन में वो है ही नहीं, तो बैक्टीरिया दिलाएगा कैसे? तो जब गोबर जाएगा तो गोबर के अंदर जिंक भी है। जैसे हमें आयोडीन कितना, 100 के नोक भी बराबर नहीं चाहिए, लेकिन बहुत माइनर फॉर्म में चाहिए और वनस्पति के स्रोत से भी वो मिल सकता है, अलग अलग जगह से मिल सकता है। तो वैसे ही जिंक प्लांट को बहुत कम चाहिए बट चाहिए, तो वो गोबर में है। तो देशी गाय का गोबर जब आप इससे कंपोस्ट करते हैं तो बहुत सुपाच्य स्वरूप में वो हो जाता है। फिर वो आप फील्ड में जब डालते हैं और गौकृपा अमृतम आप उसको अप्लाई किया तो वो बैक्टीरिया उसको खा करके पौधे को पहुंचाएगा, अच्छे से सुपाच्य स्वरूप में पौधा ले पाएगा, तो पौधा का जो इम्यूनिटी है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो वो पौधा इतने अच्छे से काम करेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो मतलब आप कभी भी देखो, टेम्पररी परिणाम मिल सकता है कि सिर्फ गौकृपा अमृतम एप्लीकेशन किया, क्योंकि पुराना कुछ कार्बन आपके खेत में पड़ेगा, उसको खा करके उपलब्ध कराएगा बैक्टीरिया। बट लॉन्ग टर्म पे आपको अगर कुछ भी परिणाम लेना है तो गाय का गोबर चाहिए ही चाहिए। लॉन्ग टर्म नहीं, पहले सीजन में से मैं बोलता हूं, नहीं तो आधा अधूरा विकास होगा, सच्चा बात नहीं आएगा सामने। तो जैसे ही गवर्नमेंट या कोई साइंटिस्ट का रिकमेंडेशन अलग अलग होते हैं, वैसे ही हमने बहुत सारे प्रयोग करके इसके प्रोटोकॉल्स बनाए हैं कि भाई कितना गोबर लगेगा, कितना नीचे बैक्टीरिया देना है, कितना ऊपर देना है। तो मेरी विनती है कि आप उसको सही तरह से फॉलो कीजिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया का खुराक ही देशी गाय का गोबर और गौमूत्र है, और उसके अंदर ही एनरिच होकर के वो और मल्टीपल होंगे और आपकी जमीन समृद्ध होगी और शाश्वत विकास होगा। शाश्वत विकास कैसे? कि सिर्फ बैक्टीरिया डाला, सिर्फ यूरिया डाला,
तो लॉन्ग चलेगा नहीं, वो जमीन धीरे धीरे बंजर हो जाएगी। ये डालने के बाद जब गोबर डालते हैं और गोबर के साथ कंपोस्ट करके समन्वय करके है, तो क्या होगा शाश्वत विकास की, भाई आपने आपके बच्चे को और ज्यादा हर साल वो जमीन फर्टाइल होती जाएगी। जैसे हम एक गाय 1 एकड़ की बातें करते हैं, तो एक गाय कम से कम 4 टन गोबर देती है और 7-8 हजार लीटर गौमूत्र देती है। अगर छोटी है तो आधा देगी। तो हम एक गाय 1 एकड़ बताते हैं कि भाई मूंगफली उगाई, उड़हर दाल उगाई, तुअर दाल उगाई, तो उसके दाने बाहर बेचो, उसके पत्ते गाय को खिलाओ, उसका गोबर जो निकला इससे कंपोस्ट करके खेत में डालो, तो गाय रखने का खर्चा ही नहीं है ऑलमोस्ट। फिर मोरिंगा लगाओ, हमने जो लास्ट शिविर में बोला था कि हर 50 बाय 20 फीट के ऊपर आप मोरिंगा, मुनगा, सहजन लगाओ, तो उसके पत्ते डालिए, गाय को खिलाओ, तो खर्चा ही नहीं है, तो गोबर और एनरिच हुआ आएगा। उसके पत्ते जो आपकी जमीन पे गिरेंगे वो आच्छादन का काम कर लेंगे, तो और शिंगे आएगी वो आप खाइए और बेचिए, तो और फायदा होगा। उसके नीचे खेती भी अच्छी होगी, तो कम पानी के अंदर अच्छी खेती होगी। तो इसको ऐसे समन्वय करके आपने प्रॉपर उपयोग कर लिया तो गाय का खर्चा भी कम लगेगा और गाय भी ज्यादा बचेगी। गाय बचेगी तो देश बचेगा, और गाय का गोबर और गौमूत्र बचेगा तो ही ये बैक्टीरिया और हमारी जमीन का सच्चा विकास होगा। अदरवाइज क्या होगा, जैसे यूरिया, हमने सिर्फ यूरिया करते गए तो जमीन मोटी हो गई, पतली, मतलब उसके ऊपर परत जम गई, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन डाउन होगा और विकृत हुआ। कितने कैंसर हो रहे हैं सभी। तो हमें अगर पूर्ण विकास चाहिए तो 1200 कंपाउंड गोबर के, 5100 कंपाउंड गौमूत्र के, वो खाकर के जो पौधा अनाज पकाएगा, वो खाकर के जो धरती माता परफॉर्म कर पाएगी, वो खाकर के जो चीज आपके शरीर को परिणाम देगी, वो कहीं और संभावना है ही नहीं मित्रों। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान और ताऊ दादा ने जो खेती का विधान बोला है और गाय को जो सम्मान दिया है हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने, वही हमें सम्मान पूर्वक वापस लाना है और वही हमको वापस शाश्वत खड़ा कर पाएंगे। अदरवाइज वो खोखला विकास होगा। तो हमें खोखले विकास की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें अच्छे और लंबे टाइम चलने वाले, हजारों साल चलने वाले शाश्वत विकास पे ही ध्यान देना है और उसी के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। और प्रश्न है कि एक मिनट, हाँ, कि हम जीवामृत डालते हैं, कि हम पंचगव्य डालते हैं, निमास्त्र डालते हैं, तो उसके कितने दिन के बाद हम गौकृपा अमृतम स्प्रे कर सकते हैं। तो मित्रों ऐसा कोई इसमें कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है कि आप वो डालने के बाद भी तुरंत डाल सकते हैं, उसके बाद में भी डाला, नो प्रोटोकॉल्स इन गौकृपा अमृतम, ठीक है। हाँ, लेकिन एक विनती है मेरी कि आप छोटे छोटे प्लॉट अलग बनाइए। आप खुद किसान, आपके खेती के वैज्ञानिक बनने का प्रयत्न कीजिए कि भाई चलो 20 बाई 30 मीटर का प्लॉट जो है वो गौकृपा अमृतम से किया, लेकिन प्रोटोकॉल पूरा करना है। जैसे यूरिया आपको 2 थैली डोला तो 2 थैली डालते हैं ना, कोई 1.5 नहीं डालता है ना। वैसे हमने बोला उतना ही गोबर, उतना ऊपर उतना नीचे, सारी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके रखो। जीवामृत का है उनके हिसाब से करके देखिए, पंचगव्य का है तो उनके हिसाब से करके देखिए। जो प्रोटोकॉल्स जिनके हैं उनको पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण कीजिए और फिर जो परिणाम दिखता है, आपको जो सरल लगता है वो स्वीकार कीजिए। तो हमेशा वो डालने के साथ भी इसको एप्लीकेशन कर ही सकते हैं, लेकिन उसको अलग अलग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अनुकूल क्या है, आपकी जमीन को अनुकूल क्या है, उसको एकदम अच्छे से लेकर के चलिए। और गाय आधारित खेती के अंदर आप बिल्कुल मिलके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरा एक प्रश्न है, एक मिनट, हाँ, हमारे खेती के अंदर वेजिटेबल्स और ग्रेप्स के अंदर डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू जो आती है, जो नई काम के फंगस और ये बैक्टीरिया है जो सफ़ेद पाउडरी वो हो जाता है, तो उसको गौकृपा अमृतम से कंट्रोल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, बड़े मात्रा में कंट्रोल हो चुका है ऑलरेडी। तो ये जो वेजिटेबल्स के ऊपर जो आता है, ये इसके अंदर जो बैक्टीरिया है अंदर, उसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसे बैक्टीरिया है कि अपने शरीर में से ऐसा एंजाइम छोड़ते हैं कि बिल्कुल सरलता से ये कार्य होता है। और गुजरात और ये सभी राज्यों में बड़े प्रमाण में परिणाम मिल चुका है। इसके अंदर लैक्टोबैसिलस भी है, दूसरे भी है, उसकी काफ़ी फैमिलीज भी है। तो ये सारी हमारी जो अगली पुस्तक आएगी ना, उसके अंदर बड़े प्रमाण में हम लोग उसको लेकर के जाएंगे और उसको अच्छे से हम लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे कि भाई सही ज्ञान के साथ हमारी प्रगति हो। अगला प्रश्न है कि ग्रेप्स के अंदर, अंगूर के अंदर ये डालने से कुछ इंसेक्ट ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा हमको दिख रहा है।
तो ग्रेक्स के अंदर अनुभव क्या है। तो मित्रों प्रयोग चालू हुआ है, तो वहाँ इनिशियल स्टेज में तो परिणाम अच्छा है, अभी तक ऐसा ध्यान में नहीं आया है, लेकिन कौन आप मेरा नंबर राजेश्वर राव जी से आप ले लीजिएगा और मेरे से रूबरू बात कीजिए कि क्या बात है और कैसा है, तो उसको अपन और अच्छे से लेकर के जाएंगे। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ हमेशा कि कभी कोई परिणाम नहीं मिलता है तो हमने पहली जो शिविर थी इसके पहले जो हमने फेसबुक लाइव किया था उसमें एक आपातकालीन बताया था, इमरजेंसी, कि इमरजेंसी में हमें क्या करना। तो हर किसान को एक ड्रम में खट्टी छाछ, मतलब छाछ पुरानी होने अंदर रख देनी है, छाछ पूरा भर के जो देशी गाय की छाछ है उसके अंदर कॉपर के टुकड़े करके थोड़े डाल देने, थोड़ा बहुत नीम डाल दे सकते हैं, तो वो 45 डेज पुरानी हो जाती है, तो उसकी पोटेंसी बहुत बढ़ जाती है। उसमें से 2 लीटर उठाना, 2 लीटर गौ कृपा अमृतम करना और 2 लीटर ताज़ा गौमूत्र, उसके साथ में 9 लीटर पानी। तो वो अंगूर में कुछ पौधे पे डाल पे आप देख लीजिए और उसको परिणाम 99% मिलना चाहिए। और कहीं पर भी ये समझ लीजिए कि जैसे कोई जटिल कीड़े हैं, कोई कंट्रोल नहीं हो रहे, तो ये वाला चीज़ एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मतलब कभी भी आपको ऐसा लगे कि परिणाम नहीं मिल रहा है तो निसंकोच हमें फ़ोन कीजिए, तो आप कोई स्टेप मिस कर रहे हैं तो भी हम आपको गाइड करेंगे, और हमारे में अगर हमको सुधार करना है तो हम भी सुधार करने की तैयारी है, तो मिलके हम और आगे से अच्छे से कार्य कर पाएंगे। और एक प्रश्न है कि पुस्तिका के विषय में, यहाँ पे अभी इसमें भी पूछ रहे कि पुस्तिका का क्या फॉर्म रहेगा, कैसे रहेगा। मेरे ख्याल से और कोई प्रश्न है क्या पुस्तिका का, मैं लास्ट में देख लेता हूँ। हाँ, लगभग तकरीबन सारे प्रश्न पूरे हो चुके हैं। और पुस्तिका का एक लास्ट में बात हमको पूछा गया था, तो उसका मैं बता रहा हूँ कि एक छोटी पुस्तिका तैयार कर रहे हैं। जैसे गौ कृपा कृषि पद्धति जैसे ये है, तो उसकी पद्धति अभी 80% काम उसका पूरा हो चुका है। तो उसके अंदर क्या रहेगा, विषय ऐसे रहेंगे कि 5 सरल चरणों में, 5 स्टेप में खेती, जो 15 साल का बच्चा भी सीख के सरलता से कर पाएगा, उतनी सरल फॉर्म में भी गौ कृपा अमृतम बनाना कैसे, उसमें उपयोग एप्लीकेशन कैसे करना, उसको कंपोस्ट कैसे करना और आपातकालीन में क्या करना। फिर वो पुस्तिका में रहेगा कि देशी गाय की छाछ ही क्यों लगेगी, देशी गाय का गोबर ही क्यों लगेगा, इस हर एक बैक्टीरिया क्या उसके अंदर, ये पुस्तिका के अंदर मित्र जिन्होंने प्रश्न पहले पूछा था उनका ही उत्तर उसमें आ जाएगा कि भाई हर एक पुस्तिका के अंदर हर एक बैक्टीरिया का अंदर वर्णन रहेगा कि इसके अंदर ये बैक्टीरिया है और उसका क्या रोल है। तो वो आसान से किसान समझ पाए और वैज्ञानिक भी समझ पाए, ऐसी सरल भाषा और सरल स्वरूप में ये पुस्तिका लाने का प्रयत्न है। उसके अंदर देशी गाय का गोबर, देशी गाय का छाछ क्यों लगेगा, ऑर्गेनिक गुड़ क्यों लगेगा, वो सब अंदर उसके अंदर मैटर है। और खेती की सरल पद्धतियाँ कि भाई जैसे हम लोग पाला करते हल्का, तो उसके ऊपर ज़्यादा उत्पादन मिलता है, तो सरल पद्धति जो कैसे यूनिवर्सल फायदा किसानों को मिल सकता है वो सब उसमें रहेगा। आच्छादन के लिए क्या रहेगा, 2 लेयर खेती के लिए क्या रहेगा, तो बहुत सरल स्वरूप में 100 पत्ते की पुस्तिका रहेगी। उसके अंदर नंदी का चयन कैसे करें। चलो आपकी मल्लाड़ गिड्डा है तो मल्लाड़ गिड्डा गाय के लिए नंदी कौन सा होना चाहिए, तो कोई बोल रहा है गिर कर रहे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मल्लाड़ गिड्डा का ही नंदी होना चाहिए। तो वो नंदी का सिलेक्शन करने के पैरामीटर्स क्या, वो गाय को सिलेक्शन करने के पैरामीटर्स क्या, तो उसका वर्णन रहेगा उसके अंदर। फिर उसके अंदर रहेगा कि देशी गाय के देशी इलाज, बड़ी पुस्तिका एक बन रही है उसको थोड़ा समय जाएगा, बट इसके अंदर सरल सरल 5-5 इलाज रहेंगे एक एक रोग के, कि भाई ये रोग कभी प्रकृति के अनुसार नहीं काम आया तो दूसरा ये काम आएगा। जैसे समझ लीजिए कि हमने प्रोलेप्स के केसेस के अंदर रेकमेंड करते कि बड़ का जो है, जो बाल आता है वो और दूध को छान के कूट के मिला के वो पिला देना है गाय को, तो प्रोलेप्स के अंदर फायदा होता है। अगर वो काम नहीं किया तो मंजिष्ठा और शक्कर करा सकते हैं, वो काम नहीं किया तो चूमे करा सकते हैं। तो ऐसे 5-5 ऑप्शन रहेंगे कि गाय की प्रकृति अलग है तो दूसरा चीज काम में आएगा। तो गाय के सरल इलाज, इसके बाद में कि हम गाय आधारित कैसे स्वस्थ जीवन जी सकते, उसका अंदर गाँव में कैसे किसान जी सकता है, शहर के लोग कैसे जी सकते, तो वो अंदर सरल स्वरूप में बातें रहेगी। क्यों देशी गाय
द्वारा भारत निर्माण कैसे हो सकता है, उसका छोटा स्वरूप का बात रहेगा कि हमें कैसे स्वदेशी अपनाना है, स्वनिर्भर भारत निर्माण कैसे करना है, वो विषय रहेगा। और आहार विहार, हमारे भारत में या विदेश में कहीं पर भी हम भारतीय है या फिर दुनिया के कोई भी लोग हैं, सभी लोग हमारे भाई बंधु है, ऐसा समझ के उनको भी आहार विहार सिखाना है कि क्यों हमें वेजिटेरियन खाना चाहिए, क्यों हमें देशी गाय का दूध ही लेना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, विरोध आहार कौन सा है, इसके समझ के अगर प्रॉपर हमने कर लिया ना तो हमारे घर पे रोग आए ही नहीं। वो छोटा से स्वरूप में ये पुस्तक के अंदर रहेगा, उसको विस्तृत स्वरूप में और एक पुस्तक आएगा, बट ये 100 पत्ते का पुस्तक है। और इसका भी हम लोग ने प्रयत्न कर रहे हैं कि आज मैं राजेश्वर राव जी का जन्मदिन है आज, तो आखिर में उनको पहले बधाई ये करना है कि भाई उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। आपने कितने सालों से गाय का, किसानों का कार्य कर रहे हैं और इतने बड़े सालों से ये प्रयत्न कर रहे हैं, और इस मुहिम को जो आपने सहयोग दिया है तो आपको भगवान और शक्ति दे और उसको करे। ऐसा मिलके सब प्रार्थना करें कि मिलके हम लोग भारत निर्माण में कार्य करेंगे। और आज आपके जन्मदिन के निमित्त ही हम इसको ये बात कर देते कि भाई ये हम पुस्तिका, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई इंग्लिश में भी किया जाए, कन्नड़ में भी किया जाए, तो बिल्कुल ये हिंदी की पुस्तिका है, तो वो 15,000 पुस्तिका स्पॉन्सर हो गई, तो हम ये निःशुल्क रखेंगे, इसका पैसा हम लेंगे नहीं, पैसे का व्यवहार नहीं रखेंगे, तो वो चलेगा कैसे प्रोसेस। तो उसके लिए हमने एक योजना बनाई है। जैसे 100 पत्ते की पुस्तिका है तो समझ लीजिए कि 30 रुपये 35 रुपया या कुछ कॉस्ट आ रही है उसकी, जेन्युइन जो प्रिंटिंग का खर्च है, इसका कोई वो नहीं रहेगा हमारा कि भाई राइट्स, कोई भी छपाओ, कोई भी करो, आपके वहाँ सस्ता बनता है तो आप छपाओ। तो ऐसा राजेश्वर राव जी का जो एक विनती था कि इंग्लिश में बनाना है, और माननीय शिव प्रसाद जी का भी सिंगापुर से एक भाव था, वो दोनों का भाव कि इंग्लिश में 1,000 पुस्तक वो स्पॉन्सर करके वहाँ के किसानों को बांटेंगे। तो आप दोनों के साथ मेरा भी 1,000 पुस्तक इंग्लिश और 2,000 कन्नड़ का स्पॉन्सरशिप मेरी तरफ से भी आप स्वीकार कीजिए। और आज के दिन ये निर्णय लेते हैं कि हम कन्नड़ा में भी ये पुस्तिका तैयार करेंगे, इंग्लिश में भी तैयार करेंगे, आप सबका सहयोग उसमें लगेगा ट्रांसलेशन के लिए। तो और ये हिंदी का पुस्तिका भी 3,000 हम हमारी तरफ से और कुछ मित्रों ने किया है, तो किसानों को निःशुल्क जाएगा। तो एक भी पैसे का व्यवहार हमारी पूरी मुहिम में लगभग नहीं रहना चाहिए। वैसा प्रयत्न करेंगे कि एक दूसरे लोग मिलके अपने गांवों को संभाल ले, अपने शहरों के, अपने मूल स्थानों को संभाल ले। वैसे ये मुहिम हम मिलके बढ़ाएंगे तो ज्ञान का प्रकाश होगा। ये पुस्तिका आपके छोटे बच्चों को भी समझ में आएगी कि भाई मक्खन क्यों खाना चाहिए, घी क्यों खाना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा है, और उसको कैसे आपके गाय को अंदर लाभ मिलेगा। तो बचपन से उसके लिए कार्य बहुत लगेगा। तो उसको छोटे और बड़े स्वरूप में ये सब प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप सभी जुड़ रहे, इसलिए भी धन्यवाद। तो गांव-गांव में कुछ पुस्तिका जाएगी और वहाँ पे गांव में एक दूसरे पढ़ के एक जन दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा। जैसे गौ कृपा अमृतम है, वैसे ये पुस्तिका इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग गौ कृपा अमृतम हम काफ़ी बोलने के बाद भी, हम बहुत गंभीरता से बोलने के बाद भी ऐसा ठीक से प्रयोग कभी कभी नहीं करते कि भाई गोबर नहीं डाला, कि भाई छाछ HF की डाल दी, ऐसा नहीं करना है। ये पुस्तिका इसीलिए कि हमारा वीडियो ध्यान में नहीं रहा तो वो भी आप समझ लो, गाय को आपके घर पे तकलीफ आई तो वो भी उसके अंदर समाधान रहेगा। तो मैक्सिमम समाधान आपके घर के अंदर ही मिल जाए, आपके खेत के अंदर ही मिल जाए, तो वैसा हमारा प्रयत्न इसमें रहेगा। तो इसमें मेरे ख्याल से राजेश्वर राव जी का मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने ये पुस्तिका के लिए इनिशिएटिव लिया है कर्नाटक के लिए। और शिव प्रसाद जी इतने दूर बैठे बैठे सिंगापुर में भी आपने आपके मूल वतन के लिए इतना सोचा है, वहाँ के किसानों के लिए सोचा है, वहाँ पे गाय की प्रोडक्ट और किसानों का प्रोडक्ट का आप कार्य कर रहे हैं, उसी के लिए भी आपको वंदन करते हैं कि भाई आपने किसान और देश के लिए इतना सोच रहे और वहाँ के लोगों को संस्कृति से जोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं। तो मिलके हम लोग बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं। और खुशी का समाचार ये भी है कि अलग अलग संगठन संतगण भी जुड़ रहे हैं। तो मेरी जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी को मैं विनती करूंगा कि गौ कृपा अमृतम के विषय में पूरा हमारा जो वीडियो है 2.25 घंटे का, यहाँ पे फेसबुक में जो पहले लाइव हुआ था वो भी आप देखिए। चाहिए तो यहाँ पर भी आ सकते हैं, वहाँ पर भी हम लोग शिविर करने आएंगे। अगर 500 से ज़्यादा किसान होंगे, अगर नई गाइडलाइन आने के बाद 2 साल पूरे भारत में भ्रमण करने का तय किया है, तो हम आएंगे, हम एक दूसरे से मिलेंगे। किसी को तकलीफ है तो भी हमारे से बात करें,
किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कोई डाउट है तो भी निसंकोच हमसे बात कीजिए, लेकिन मिलके काम करेंगे तो भारत निर्माण करने को समय नहीं जाएगा। हम वापिस स्वाभिमान से आत्मनिर्भर भारत निर्माण गाय आधारित इसलिए कर सकते हैं कि गौ कृपा अमृतम से किसानों का बड़ा पैसा बचेगा। 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट हो रहा है पेस्टिसाइड्स का एवरी ईयर। 15 लाख से 13 लाख करोड़ के बीच में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड से लेकर टोटल खर्चा किसानों की जेब और सरकार की जेब से कंपनियों में जा रहा है। वो इसके द्वारा जीरो हो सकता है। वो पैसा बचेगा, किसान की जेब में जाएगा। वो पैसा बचेगा, देश का पैसा देश में रहेगा। वो पैसा से बचेगा, वो किसान समृद्ध होगा तो किसानी छोड़ेगा नहीं, गाय छोड़ेगा नहीं। वो अनाज जो सात्विक पकेगा वो आपके पेट में जाएगा, आपको रोग कम होगा। तो मनुष्य के अंदर जो अभी स्वास्थ्य के संदर्भ में जो देश का खर्चा है वो भी लाखों करोड़ का है, वो भी काफी कम हो सकता है। फिर ऐसा सात्विक अनाज खाएंगे तो सात्विक मन भी बनेगा, सात्विक विचार भी बनेगा। तो अलग अलग प्रकार से धीरे 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 करके एक समृद्ध सात्विक विकास वाला भारत निर्माण और विश्व निर्माण भी हो सकता है। तो जो कोई देख रहे, जिनको जो भी प्रश्न है तो निसंकोच हमारे से जुड़ सकते हैं, हम आपसे जुड़ सकते हैं। हम सभी के हैं, हम भारत माता के हैं और हम सभी के हैं, ऐसा एक संदर्भ रख करके सब मिल के आगे बढ़े। वंदे गौ मातरम, वंदे गौ मातरम। और फिर मैं लास्ट में बताता हूँ कि सब मिल के जाना है, अंदर अंदर झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो विदेशी कंपनियां और लूटेगी किसानों को। तो मिल के हम आगे बढ़े, जो भी कोई प्रश्न है, चर्चा है, हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे हम लोग। और फिर से मैं राजेश्वर राव जी और शिव प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये किसान और सभी लोगों से जोड़ने का मौका दिया। और जल्दी हम लोग मिलेंगे, कर्नाटक भी हम लोग जल्दी आएंगे, राजेश्वर राव जी आपके सानिध्य में आएंगे और बहुत अच्छे से मिलके कार्य करेंगे। और खूब खूब धन्यवाद। और एक आखिरी मैं बात कहना चाहता हूँ कि शहर और गांव वाले मिलके वापस गाय आधारित प्रोडक्ट उपयोग करिए। गाय बचेगी तो दुनिया बचेगी। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे गुरु गोविंद और गौ माता जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी और जो मुझे शक्ति दे रहे, हमारे गुरुदेव जी जो परमहंस हंसानंद तीर्थ दंडी स्वामी और गौ माता और गोविंद मतलब श्री कृष्ण भगवान, वो सभी को चरणों में वंदन करते हुए आप सभी को वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। धन्यवाद जी। मिलते रहेंगे और जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।